नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा के कई पड़ाव हैं, मतलब संयुक्त राष्ट्र की बैठक में उनका भाषण होगा। वे न्यूयॉर्क में कई विश्व नेताओं से मिलेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना वाजेद आदि से द्विपक्षीय रिश्तों पर बात होगी। फिर वाशिंगटन में राष्ट्रपति ओबामा से उनकी मुलाकात है। ओबामा प्रशासन के साथ मुलाकात बहुत अहम है। इससे जो सधेगा, नरेंद्र मोदी और ओबामा में जो केमिस्ट्री बनेगी वह बाकी पश्चिमी देशों में भी मान्य होगी। बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिकी प्रशासन ने जो रीति नीति बनाई थी उससे तमाम तरह की शंकाएं, कटुताएं बनी। इन सब से पार पाकर यदि ओबामा और नरेंद्र मोदी में परस्पर विश्वास के रिश्ते बनते हैं तो उससे बहुत कुछ बनेगा। अमेरिका भारत में सामरिक भू राजनीतिक साझेदारी वक्त का तकाजा है, तो भारत के विकास एजेंडे में अमेरिकी निवेश भी जरूरी है। मोटे तौर पर लगता है कि नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान अप्रवासी भारतीय अपनी ताकत दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत और उनकी लोकप्रियता की अभूतपूर्व हवा बनेगी। जापान में मोदी ने जैसे झंडे गाड़े वैसा अमेरिका में भी होगा, मगर इससे रिश्तों की ठोस जमीन नहीं बनी है। भारत अमेरिका में एटमी करार से लेकर रक्षा सौदों के कई पेच उलझे हुए हैं। अमेरिकी कंपनियां अपने लिए लाल कालीन बिछा हुआ नहीं मानती है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। लोकसभा चुनाव के समय और उसके बाद कुछ दिनों तक भारत के कई आर्थिक सामाजिक जानकारों के नाम की बड़ी चर्चा थी कि उनको नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। कोई वित्त मंत्री पद का दावेदार था तो कोई वाणिज्य मंत्री का, किसी को प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार बनना था तो कोई योजना आयोग का अध्यक्ष बनने वाला था। लेकिन ऐसा लगता है कि सबकी उम्मीदें टूट गई। कुछ बहुत बड़े नाम वालों को तो ऐसे ऐसे काम की जिम्मेदारी मिली है कि वे बेचारे किसी को बता नहीं पाते हैं कि क्या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर केंद्र सरकार में अहम पद हासिल करने के दावेदार माने जा रहे सुरेश प्रभु को ऊर्जा, कोयला और नवीनीकृत ऊर्जा के एकीकृत विकास पर सुझाव देने वाले कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने उनको G20 की बैठक के लिए शेरपा नियुक्त किया है, यानी वे इस बैठक के एजेंडे वगैरह की रूपरेखा बनाएंगे। ऐसे ही विवेक देवराय को रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन का सुझाव देने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। पहले मशहूर अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया के इसके अध्यक्ष बनने की चर्चा थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले पनगड़िया अब इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें क्या मिलता है। इसी तरह बहुत बड़ी जिम्मेदारी के दावेदार बताए जा रहे अरुण शौरी, सुब्रमण्यम स्वामी आदि भी अपने पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का खेल बिगाड़ दिया है। पवार ने ऐसे पत्ते चले थे कि शिवसेना और बीजेपी का तालमेल टूटने की कगार पर पहुंच गया था। पवार की पार्टी चाहती थी कि विपक्षी गठबंधन यानी महायुति टूट जाए। अगर ऐसा हो जाता तो वो भी कांग्रेस के साथ अपना तालमेल खत्म कर देते और फिर 4 कोणीय संघर्ष होता, जिसमें चुनाव बाद गठबंधन का रास्ता सबके लिए खुला होता। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने संकेत दिया था कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ भी तालमेल कर सकती है। दूसरी ओर पवार खुद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के संपर्क में थे। उन्होंने उद्धव में हवा भरी थी कि ज्यादा सीटें और मुख्यमंत्री का पद उनका अधिकार है। 4 कोणीय मुकाबला होने पर पवार को अपनी पार्टी का प्रदर्शन सुधरने की भी उम्मीद थी और चुनाव के बाद भी राजनीति में अपनी भूमिका दिख रही थी। बताया जा रहा है कि संघ ने पवार के इस खेल को समझकर पार्टी नेताओं को निर्देश दिया कि शिवसेना के साथ तालमेल बचाने की कोशिश हर हाल में होनी चाहिए। असल में संघ को पवार की राजनीति का एजेंडा कभी पसंद नहीं रहा है। दूसरे संघ को पता है कि बीजेपी का सिर्फ एक ही वैचारिक सहयोगी है और वो है शिवसेना, बाकी सभी राजनीतिक सहयोगी हैं। इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने भी बताया जा रहा है कि अमित शाह से बातचीत की और उनसे कहा कि गठबंधन बचाने की कोशिश हो और तब दोनों पार्टियों के बीच तालमेल जारी रखने का ऐलान हुआ। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह एक अति से दूसरी अति पर पहुंच गए। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध करने के लिए वे हिंदुत्व के विरोध की अति तक पहुंच गए थे और साथ ही अल्पसंख्यक मतदाताओं को रिझाने के लिए आतंकवाद तक का समर्थन करने लगे थे। दिग्विजय सिंह ने मुंबई हमले से लेकर बाटला हाउस एनकाउंटर की सत्यता पर सवाल उठाए थे। बाटला हाउस में मारे गए आतंकवादियों के घर जाकर कहा था कि उनकी पीड़ा से सोनिया गांधी के आंसू निकल गए थे। दिग्विजय ने ही ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहा था और उसके लिए भी सम्मान पूर्वक
पूर्वक अंतिम संस्कार की बात कही थी। हिंदू आतंकवाद शब्द को उन्होंने ही सबसे ज्यादा प्रचारित किया, लेकिन अब वे इन सब बातों के लिए अपनी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इन्हीं बातों से पार्टी हारी है। दिग्विजय ने कहा है कि कांग्रेस ने ऐसी धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई जिससे मुस्लिम तुष्टीकरण का मैसेज गया और लोकसभा में पार्टी हार गई। सो उनकी सलाह है कि अब कांग्रेस को मुस्लिम कट्टरपंथियों का भी विरोध करना चाहिए। कांग्रेस में उनके विरोधी नेताओं का कहना है कि पार्टी पहले ही सर्वधर्म समभाव दिखाने का फैसला कर चुकी है, इसलिए अभी यह सलाह देने की जरूरत नहीं है। कुछ नेताओं का तो यह भी कहना है कि पहले दिग्गी राजा के हिंदू विरोधी बयानों से नुकसान हुआ और अब मुस्लिम विरोधी बयानों से नुकसान हो सकता है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने आज इतिहास रच दिया। भारत का अंतरिक्ष यान आज सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में स्थापित हो गया। इसके साथ ही भारत पहले ही प्रयास में मंगल अभियान को अंजाम देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी है। इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए प्रधानमंत्री खुद इसरो के स्पेस सेंटर में मौजूद थे। सुबह 7:17 पर जैसे ही भारत का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंचा, इसरो ने इसकी सफलता का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी ने इस सफलता का ऐलान करते हुए कहा कि MOM का मंगल से मिलन हुआ। उन्होंने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों को असंभव को संभव बनाने की आदत है। उन्होंने इसे भारत की बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि इसे आधार बनाकर बड़ी चुनौतियों को पूरा किया जाएगा। भारत अपना अंतरिक्ष यान मंगल की कक्षा में स्थापित करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोप ही ऐसा कर पाए हैं, लेकिन कोई देश पहले प्रयास में ऐसा नहीं कर पाया था। भारत का मंगल अभियान सबसे कम खर्च वाला भी है। पहले ही प्रयास में मंगल अभियान की सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिकों को देश भर से बधाई मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता का उत्सव मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत क्रिकेट में एक मैच जीतता है तो पूरा देश जश्न मनाता है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धि क्रिकेट की 1000 जीत से ज्यादा बड़ी है। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों कॉलेजों में इकट्ठा होकर 5 मिनट तक तालियों की आवाज के साथ इन वैज्ञानिकों को याद करें और उनका गौरव करें। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस सफलता के लिए भारत के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। हॉलीवुड के सितारों ने भी भारतीय वैज्ञानिकों को इस सफलता को गर्व से भरा ऐतिहासिक लम्हा करार दिया। लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन जैसी कई बड़ी फिल्मी हस्तियों ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा ने भी इसरो की इस सफलता पर बधाई दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला खदान आवंटन के मामले में एक बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने 4 सरकारी कोयला खदानों को छोड़कर बाकी सभी 214 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द कर दिए हैं। सरकार ने अदालत से अनुरोध किया था कि जिन कोल ब्लॉक्स में उत्पादन शुरू हो चुका है उन 46 खदानों को छोड़ दिया जाए, लेकिन अदालत ने इसे भी खारिज कर दिया। इससे पहले 25 अगस्त को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के बाद से हुए सभी 218 कोयला खदान आवंटन को गैरकानूनी करार दिया था। अदालत ने कहा था कि 1993 से लेकर 2010 के बीच जितने भी कोल ब्लॉक्स का आवंटन हुआ है सब मनमाने तरीके से और नियमों का पालन किए बगैर हुआ है। इसके बाद 1 सितंबर को हुई सुनवाई में सरकार ने कहा था कि 46 खदानों को छोड़कर बाकी सबको रद्द कर दिया जाए तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोयला खदान के मालिक कंपनियों ने हर आवंटन की अलग अलग जांच की मांग की थी। इससे पहले इसी तरह अदालत ने 2G स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद्द कर दिए थे। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की महायुति के बीच सीटों के बंटवारे का मसला अटका हुआ है। भाजपा और शिवसेना सीटों के एक समझौते पर पहुंच गए थे, लेकिन महायुति की छोटी 4 पार्टियों की नाराजगी की वजह से इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। कल दिए गए फार्मूले के मुताबिक शिवसेना के 151 और भाजपा के 130 सीटों पर लड़ने की बात हुई थी। इस फार्मूले से आरपीआई और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन सहित 4 पार्टियों के लिए सिर्फ 7 सीटें बचती हैं। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता राजू शेट्टी ने इस फार्मूले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 7 सीटों में 4 पार्टियां कैसे लड़ सकती हैं। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आज मुंबई का दौरा रद्द हो गया है। वे आज शाम मुंबई जाने वाले थे, लेकिन कहा जा रहा है कि वे अब कल मुंबई जाएंगे। दोनों पार्टियों के नेताओं ने कल तक मामला सुलझा लेने का भरोसा जताया है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस और एनसीपी के बीच भी गठबंधन का विवाद नहीं सुलझ रहा है। सीटों के तालमेल पर विचार के लिए आज सुबह एनसीपी कोर कमेटी की बैठक हुई। एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निवास देवगिरी में हुई बैठक में शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के अलावा तमाम बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने बताया कि कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे और पार्टी की अपनी सीटों के बारे में विचार किया गया। कल एनसीपी ने सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ यह भी कहा कि आधे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री का पद उसको मिलना चाहिए। कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा और उनकी सरकार देश के संघीय ढांचे के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तुमकुर में एक फूड पार्क का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र को राज्यों के सरोकारों को समझना होगा और केंद्र राज्य दोनों को मिलकर केंद्रीय नीतियों को लागू करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की नई सरकार देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगर राज्य मजबूत होगा तो केंद्र भी मजबूत होगा और राज्य तरक्की करेंगे तभी देश तरक्की करेगा। उन्होंने केंद्र और राज्य को एक टीम की तरह काम करने की सलाह दी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
संदेह नहीं है कि कई कारणों से भारत और अमेरिका सहज और नेचुरल मित्र देश है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, चीन के विस्तारवादी मंसूबे हो या अफगान पाकिस्तान के हालातों में दोनों की चिंताएं एक सी है। उस नाते अमेरिका भारत में रणनीतिक, सामरिक, कारोबारी रिश्ते वैसे ही बनने चाहिए जैसे अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों में है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। अमेरिकी यात्रा से पहले अमेरिकी चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पते की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पहले दोनों देशों के रिश्ते उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, लेकिन उनको उम्मीद है कि इसे पीछे छोड़कर दोनों अपने रणनीतिक सहयोग के रिश्ते को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। इस बयान के कई निहितार्थ हैं। भारत अमेरिका के रिश्ते पिछले 2 दशक में उतार चढ़ाव वाले नहीं रहे। दोनों के रिश्ते समतल जमीन पर आ गए। अलबत्ता नरेंद्र मोदी के प्रति अमेरिका का जैसा बर्ताव था उसमें उतार चढ़ाव रहा है। अगर मोदी इससे उपजी कटुता को भूलकर अमेरिका के साथ सामरिक रणनीति सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं तो इसे बहुत बड़ी बात माननी चाहिए। बहरहाल उनकी इस यात्रा से बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं। अमेरिका ने मोदी की इस यात्रा को बहुत महत्व दिया है। कई बार ओबामा प्रशासन की ओर से कहा गया कि वे मोदी से मिलने को उत्सुक हैं। अमेरिका के वित्त, विदेश और रक्षा मंत्रियों ने भी उत्सुकता दिखाई है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के रिश्तों में अगले दौर की शुरुआत होगी। मोदी की जापान की यात्रा के बाद इसे सबसे अहम माना जा रहा है। जापान ने भारत के साथ सामरिक सहयोग का जो प्रस्ताव रखा है उसमें भी अमेरिका की अहम जिम्मेदारी हो सकती है। निश्चित रूप से मोदी और ओबामा की मुलाकात में आर्थिक एजेंडा सबसे ऊपर रहेगा। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी कंपनियों के लिए अपना बाजार खोले, तो दूसरी ओर अमेरिका में IT और IT आधारित सेवाएं देने वाली भारतीय कंपनियों के लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। इन दोनों के बीच संतुलन की बात होगी। मोदी कह सकते हैं कि अमेरिका संरक्षणवादी नजरिया छोड़े और कंपनियों के लिए बराबरी का मुकाबला बनाए। यह भी तय है कि खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भी बात उठेगी और उस पर मोदी का नजरिया क्या रहता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन आर्थिक एजेंडे के अलावा सामरिक सहयोग बढ़ाने और आतंकवाद के मसले पर भी दोनों देशों के बीच अहम बातचीत होनी है। अगले साल अमेरिका अफगानिस्तान से वापस लौट रहा है। ऐसी स्थिति में दक्षिण एशिया में आतंकवाद के और तेजी से सर उठाने की आशंका पैदा हो गई है। इसके अलावा चीन ने अपनी सेना को क्षेत्रीय युद्ध जीतने के लिए तैयार रहने को कहा है, जिससे जमीनी और समुद्री सेवाओं को लेकर दक्षिण और पूर्वी एशिया के कई देशों के साथ संघर्ष छिड़ने की आशंका पैदा हुई है। इसमें भी भारत की अहम भूमिका रहनी है, जिसके बारे में अमेरिका से बात होगी। जापान हिंद प्रशांत इलाके में भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सामरिक सहयोग संगठन बनाना चाहता है। भारत के लिहाज से यह यात्रा जितनी अहम है उतनी ही नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता के लिहाज से भी है। अमेरिका में रहने वाले भारतवंशी बहुत मजबूत हैं। उन्होंने वहाँ की दोनों पार्टियों में अपनी भूमिका बढ़ाई है। रिचर्ड राहुल वर्मा का भारत में अमेरिकी राजदूत बनना इसकी मिसाल है। सो मोदी की इस यात्रा में भारत वंशियों और प्रवासी भारतीयों की ताकत दिखेगी। वे मेडिसन स्क्वायर पर हजारों भारतीयों को संबोधित करेंगे, जिसकी गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का सितंबर का पूरा महीना विदेश नीति की चिंता में है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और चीन के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत के बाद अब वे अमेरिका जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में वे भाषण करेंगे, विश्व नेताओं से मिलेंगे, फिर राष्ट्रपति ओबामा के साथ द्विपक्षीय रिश्ता बनाएंगे। इसी के साथ उनके कूटनीतिक कौशल की व्याख्या होनी है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला है। प्रभु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी तक की जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हुई है उसमें अमेरिका की ये जो यात्रा है ये किस तरह अलग होती है, नजर आती है और क्या इसका महत्व है? वे पहली बार वो जा रहे हैं वहाँ पर और ऐसे देश में जा रहा है जिन्होंने उनको पिछले 12 साल के अंदर वीज़ा भी नहीं दिया। मतलब जितनी इंसल्ट अमेरिका ने की और बाकी यूरोप के लोगों ने की, उनका बदला तो अब मोदी साहब अपने हिसाब से लेंगे ना। सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर दिखाएंगे अपने आप को। इंडियन जो इतनी मात्रा में वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं वो कूटनीति के लिए नहीं जा रहे हैं, वो ये दिखाने जा रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान का नेता नहीं बल्कि भारतीय जो विदेशों में रहते हैं उनका भी नेता हूँ, वो आपकी राजनीति को चलाते हैं। अगर आप देखें अमेरिका के अंदर जो हमारे NRI हैं, जो अमेरिकन इंडियंस हैं, उनका इन्फ्लुएंस राजनीति पर भी है, व्यापार के ऊपर भी है। उनके बिना वहाँ की सरकार भी नहीं चल सकती। तो दिखाने
समझे जा रहे हैं कि आपने मेरे को 12 साल तक जो रखा, आज मैं आपकी जरूरत नहीं है, आपको मेरी जरूरत है। इसको पूरी तरह से, चाहे वो पब्लिक मीटिंग के द्वारा हो, चाहे इंटरेक्शन इंडस्ट्रीज के द्वारा। देखिए वाशिंगटन के अंदर लाइन लगी हुई है लोगों को मिलने के लिए, इतने बड़े बड़े लोग जो पहले, हालांकि इंडियन इंडस्ट्रीज बहुत कम जा रहे हैं कि उनको बुलाया नहीं जा रहा है या जा नहीं रहे हैं, परंतु वहां के इंडस्ट्रीज लोग जो वाशिंगटन के अंदर 1.5 घंटे की मीटिंग के लिए 500 लोग लाइन में लगे हुए, तो इसलिए वहां नहीं, लेकिन ये शो तो एक तरह से प्रवासी भारतीयों के बीच में, असली मुद्दा ये आप जो कहना चाहते हैं कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को वो एहसास कराना चाहते हैं कि जो बतौर प्रधानमंत्री उनकी भारतवासियों में और भारत में जो स्वीकार्यता है उसको माना जाए, उसकी धमक बनवाना। वो तो मना, डेमोक्रेसी में वो तो जीत करके आया उसी दिन, लेकिन अब उससे आगे मामला नहीं बढ़ गया। अब उनको लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है। पहले हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री पंगु हुआ करते थे, या सबको लेके साथ चलने वाले हुआ करते थे, या दूसरों की दया पर जीते थे। जैसे अटल बिहारी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री बहुत कम हुए, परंतु उनकी भी जो स्टेबिलिटी थी वो एलाइज के ऊपर डिपेंड करती थी। पर अमेरिका को ये नजर आता कि ऐसे प्रधानमंत्री है जो एक ही विंडो, सिंगल क्लियरेंस विंडो है, वहां अगर आपने क्लियर करा दिया सब चीजें आगे बढ़ेगी। तो उसको वो दिखाना है कि इसको हम जितना स्वागत दे सकते हैं या जितनी इसको फैसिलिटी दे सकते हैं, जितनी रिकॉग्निशन दे सकते हैं, उससे अमेरिकन जो उद्योगपति हैं उनके लिए मार्केट खोलना इंडिया की आसान हो जाएगा। मतलब दिखाने का ही मामला और समझने का मामला होगा, या ये कि सिंगल विंडो के नाते एहसास हो गया और अब कुछ आगे की सचमुच में ठोस बातें, भले एटमी करार को लेकर जो पेचीदगियां है या सैनिक के डिफेंस सौदे हैं, इन सब को लेकर कुछ ठोस बातें भी होगी, जमीनी तौर पर कुछ होगा। एटॉमिक करार के अंदर जो अमेरिका चाहता है वो तो मोदी करेंगे नहीं। जो सिविल लाइबिलिटी बिल के अंदर चाहते हैं अमेंडमेंट होनी चाहिए की तरह जो बाकी देशों के, वो नहीं होगा। अमेरिकन जो चाहते हैं वो सब कुछ उनको मिलेगा नहीं। जैसे मोदी ने कई बार कहा कि मैं ट्रेडर हूं, जैसे आकर के जापान के अंदर कह दिया कि मैं गुजराती हूं और मैं व्यापारी हूं, तो अमेरिकन सबसे बड़े व्यापारी हैं। मोदी जो है गुज्जू भी है और गुजराती के नाते मारवाड़ी भी है, तो उसको राजनीति भी मारवाड़ी करनी आती है, कूटनीति भी राजनीति करनी है। अगर मेरे लिए कुछ नहीं, जैसे तुमने कहा कि मेरे लिए क्या, आपने भाषण का सुना, लोग कहते हैं कि उनके लिए क्या है, मेरे लिए क्या। तो जब वो अमेरिका में जा रहे हैं तो अमेरिकन से पूछेंगे बताइए मेरे लिए क्या, यानी कि भारत के लिए क्या देना चाहते हैं आप, तभी उस शर्तों पे बात करेंगे। ये यात्रा होने वाली, ये एक तरफा नहीं होता। अमेरिका भी ये चाहेगा कि भाई हमारे लिए क्या, अगर हम जब ये भरोसा कर रहे हैं कि आप सिंगल आपके लिए क्लियर है, तो आपके लिए क्या एटमी, अगर लाइबिलिटी वाला एक मामला है, वो भी तो आखिर संबंध भिखारी के पास, व्यास जी भिखारी के पास चॉइस नहीं है। अमेरिका इस वक्त भिखारी है, वहां 2% भी ग्रोथ नहीं हो रहा, हमारा अभी 6% 5% पर होने वाला है। इसलिए नहीं कि मोदी आगे, इसलिए कि एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जो फैसला कर सकता है। अगर भारत का विकास, मतलब इस समय आपके अनुसार नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से भारत अपर हैंड में नजर आएगा, ये एक ही प्रिंसिपल अमेरिका यात्रा में होगा कि मेरे लिए क्या। मेरे लिए अगर कुछ नहीं है तो अमेरिका मेरे लिए जीरो है, अगर मेरे लिए, मेरे भारतीयों के लिए कुछ है तो आप आइए, आप हाथ में लाएंगे, मैं आपको गले लगाऊंगा, तो मिलकर बात करेंगे, अकेले एक इक्वल लेवल पे बात करेंगे, पिछलगू की तरह बात करेंगे। क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार में तो यहाँ भी अमेरिकन एजेंट बैठे हुए थे, सरकार के अंदर भी अमेरिकन एजेंट थे, यहाँ पर इस मोदी जी की सरकार के अंदर कोई भी अमेरिकन रखने वाला जो आदमी सिंपथी रखने वाला भी होगा वो भी चुप करके फाइलों पर साइन कर रहा है। उनकी सरकार में भी है नहीं, मतलब लेकिन कुल मिलाकर आपका ये मानना है कि ये पूरा शो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही होगा अमेरिका में। बिल्कुल होगा। जैसे अब और उससे जो भारत के हित सदे बाकी वो मतलब एक शो होकर लौट आएंगे वापस। देखो आप मानिए मोदी जो है व्यक्तित्ववाद में विश्वास करते हैं, ये बात मानकर चलिए, उनका होगा दीनदयाल उपाध्याय का एक हमने करते हैं, परंतु एक व्यक्तिवाद में विश्वास करते हैं। अभी आपने देख लिया जब अपने शी जिनपिंग आए थे यहाँ पर, उनकी यात्रा उन्होंने गुजरात से शुरू कराई। ये पहली बार हुआ हिंदुस्तान की हिस्ट्री में या किसी देश के अंदर कि भारतीय कैपिटल के अलावा किसी और कैपिटल के अंदर। नहीं, वो तो एक अप्रोच और शैली का फर्क है, उससे आपको ज्यादा अर्थ नहीं। नहीं, मोदी के ऊपर, क्योंकि अगर दिल्ली में उतरते तो राष्ट्रपति भवन फोकस होता, इनके ऊपर फोकस कम होता। वहां पर इनफॉर्मल रिट्रीट जिसे कहते हैं, वहां पर अपने नदी के किनारे सैर करने आप सबसे बड़े ताकतवर व्यक्ति से और उसके साथ जुड़े पे बैठे हुए हैं, ये सब मोदी के ऊपर डालने के लिए मैं किसी भी सबसे बड़े पावरफुल व्यक्ति को वर्ल्ड के अंदर उसको झूले पे पिला के झूला खिला सकता हूं, ये दिखाने की बात है। उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट को झूला खिला दिया यहाँ पर आकर, भले करा दिया कुछ, लेकिन अंततः तो वहां भले ये जो खास तौर पे क्योंकि अमेरिका की यात्रा है तो इसलिए नतीजों का विश्लेषण तो तब होगा या दुनिया में तब उसकी समीक्षा होगी कि भाई आखिर आपने प्राप्त क्या किया, वो तो आखिर हुआ क्या। ये जब तक नहीं होगा तब तक तो सब ये केवल हवा रहेगी, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए भी नुकसानदायी है। बिल्कुल ठीक है। अभी तक तो एमओयू साइन हो रहे हैं कि गुजरात के अंदर भी, मोदी 12 साल के अंदर है, लगभग 2-3 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। इन्वेस्टमेंट तो 20-25 लाख करोड़ की हुई है वहां पर। तो अगर 10% भी एमओयू जो साइन करते हैं उसके इंप्लीमेंट हो जाते हैं। जापान ने कहा $35 बिलियन देंगे हम,
उससे पहले अमेरिका इन्होंने कहा 20 बिलियन डॉलर देंगे, 55 बिलियन हो गया, और अमेरिकन कहते हैं हम 50 देंगे, तो 105 हो गया। 105 में से 25 बिलियन भी आ गया तो हिंदुस्तान की तरक्की ग्रोथ रेट 2% कम से कम बढ़ सकता है। तो मोदी जो है अपने व्यक्तिगत अप्रोच से, अपने इंडिविजुअल अप्रोच से कुछ ना कुछ निकालना चाहते हैं, उसमें सक्सेसफुल हो गए। इसके नुकसान भी होते हैं कि व्यक्तिवादी अगर कोई संगठन हो जाए या व्यक्तिवादी कोई सरकार हो जाए, उसके नुकसान भी होते हैं। तो मोदी उस रिस्क लेने के लिए तैयार है, वो रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि जीत भी उनकी है, हार भी उनकी नहीं, लेकिन व्यक्तिवादी अप्रोच के साथ भी एक तरह से मजबूत नेता के नाते और सर्वमान्य नेता के नाते जो इमेज बना रहे हैं, उससे भी तो कुछ आखिर फैसले तो कुछ न कुछ हित तो सदने चाहिए ना। कुछ सामरिक मामलों में, भू राजनीतिक मामलों में, अफगानिस्तान की चुनौती, 10 तरह के दूसरे जमेले हैं आज की तारीख में, उसमें कुछ न कुछ तो रजामंदी होनी चाहिए, वो भी तो प्राथमिकताएं होनी चाहिए। जिन चीजों की बात करें, ये सब देखिए, अगर चाइना के साथ करना, जापान के साथ बात करना, नेपाल के साथ बात करना, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने स्वेरिंग सैनी पे बढ़ाना, ये अफगान की राजनीति को लेकर चल रहा है, ईरान को लेकर चल रहा है। तमाम तरह की जो मुद्दे हैं, इनको कुछ श्रीलंका ये सब उनके दिमाग में, आप वो डिप्लोमेट लगते नहीं है, जैसे लगता है कि वो डिप्लोमेट के एक्सपर्ट हों, परंतु ये देखने में आया है कि डिप्लोमेट उनको लीड नहीं कर रहे, वो खुद अपनी तरफ से, अपनी सोच से प्राथमिकताएं बना के कूटनीति कर रहे हैं। वो खुद ही कूटनीतिक है, खुद ही राजनीतिक है, खुद ही अर्थशास्त्री है, खुद ही समाजशास्त्री है, सब कुछ खुद है। जी प्रभु जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।